तो दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच पुनः 10 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं। तो बता दूं, जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाए। आप मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो रखा हुआ है, आप जाके देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो मैं बता दूं कि ज़्यादा ठंड के कारण 2-3 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में एक बार वीडियो बना के डाल दूँ। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका का वर्णन करें। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले समझते हैं पारिस्थितिक किसे कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जैविक एवं अजैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इससे पहले हम छोटू एक बात और जानते हैं कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और ये जो मेरा पर्यावरण होता है, ये पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बने रहते हैं। दो प्रकार के जो घटक होते हैं उसमें सबसे पहला होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक की बात किया जाए तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं सजीव पदार्थ, और अजैविक घटक की बात किया जाए तो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं निर्जीव पदार्थ। तो एक बार अगर बात कर लिया जाए पारिस्थितिक तंत्र का, तो बोलिएगा हमारे पर्यावरण में जैविक घटक एवं अजैविक घटक को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक। अब बात आता है पारिस्थितिक में अपघटक की भूमिका। तो अगर बात किया जाए पारिस्थितिक में, तो पारिस्थितिक में तीन चीज पाए जाते हैं। सबसे पहले पाया जाता है उत्पादक, दूसरा पाया जाता है उपभोक्ता और तीसरा पाया जाता है अपघटक। अगर उत्पादक की बात किया जाए तो उत्पादक में सबसे पहले तौर पे आते हैं हरे पेड़ पौधे। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उन सबको उत्पादक के श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद बोलिएगा दूसरा, उत्पादक के बाद उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में आते हैं तीन प्रकार के उपभोक्ता। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। अगर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता की बात किया जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं केवल व केवल शाकाहारी जीव। द्वितीयक उपभोक्ता की बात किया जाए तो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं सर्वाहारी जीव, और तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं केवल व केवल मांसाहारी जीव। इतने चीज आते हैं। उसके बाद आते हैं अपघटक। ये सभी जीवों को छोड़कर जो जीव शेष बच जाते हैं, सूक्ष्म जीव, यानी जो सड़े गले पदार्थों को भक्षण करके पृथ्वी पर से गंदगी को समाप्त करते हैं, वो अपघटक के श्रेणी में आते हैं। तो बोल रहा है कि पारिस्थितिक में अपघटक की भूमिका का वर्णन करें। तब बोलिएगा कि पारिस्थितिक में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो पर्यावरण या पारिस्थितिक में जो दूषित पदार्थ जमे रहते हैं वो प्रायः अपघटक उनको क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में समाप्त कर देते हैं, जिस कारण से पारिस्थितिक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। यह है छोटू आपके पहला क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और क्यों? देखिए, आप पढ़े होंगे चैप्टर आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें आपको पढ़ाया होगा अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में बताया गया होगा, वैसी ग्रंथि जिस ग्रंथि के अंदर एंजाइम भरे रहते हैं और ये ग्रंथि प्रायः ब्लड से कांटेक्ट नहीं रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि गले में पाई जाती है, मटर के दाने की समान। उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, थायराइड ग्रंथि वो हर हमेशा थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालता है। किसको निकालता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। और ये जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होते हैं, ये थायरॉक्सिन हार्मोन मानव के शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करके रखते हैं। लेकिन किसी किसी में क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी हो जाती है, जिस कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या होता है? अत्यधिक ज्यादा स्राव होने लगता है और एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम घेघा रोग कहते हैं या ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो कोई पूछे, यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो बोलिएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होते हैं। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्या अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। यानी बोल रहा है कि अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया। तो प्रजनन आपका एक चैप्टर है, उसमें पढ़े होंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं
वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपस में एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन। यहाँ पे बात आई अमीबा में, तो अमीबा में भी प्रजनन होता है। अमीबा में दो विधि से प्रजनन होता है, सबसे पहला द्विखंडन विधि से और दूसरा बहुखंडन विधि से। तब बोलिएगा क्या, जब अमीबा वैक्स हो जाते हैं तो उनके अंदर की केंद्रिका विकसित होने लगती है और दो भागों में बढ़ जाती है और क्या हो जाते हैं, अलग अलग संतति का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस की भूमिका का वर्णन करें। तो क्या बोल रहा है कि अमाशय, तो हम जानते हैं अमाशय मनुष्य के शरीर का पाचन अंग है। क्या है, पाचन अंग है। और बात किया जाए तो प्रमुख पाचन अंग, यानी कहने का मतलब अमाशय में पाचक रस, तो अमाशय जो पाचन अंग है इसमें प्राय जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि पाई जाती है तो जठर ग्रंथि तीन प्रकार का हार्मोन निकालता है, जठर रस निकालता है। जो जठर रस तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है HCl, दूसरा होता है रेनिन और तीसरा होता है पेप्सिन। तो देखिए छोटू, HCl जो पहला होता है ना, HCl जिसको हम पाचक रस बोलते हैं, पाचक रस जो बोलते हैं, ये सब है HCl, रेनिन एवं पेप्सिन। जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अगर बात किया जाए पाचक रस की, तो पाचक रस में आते हैं HCl, दूसरा आता है रेनिन और तीसरा आता है पेप्सिन। ध्यान से समझिएगा। देखिए रेनिन जो होता है, पहले HCl की बात किया जाए तो HCl मानव के शरीर में क्या करता है, आने वाले भोजन के साथ जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसको मारता है, क्योंकि यह अम्ल है, अत्यधिक सांद्रता वाला अम्ल है और यह क्या करता है, उसको मारता है। यानी कहने का मतलब, आप जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्मजीव है, तो आप जो भोजन कर रहे हैं वहां पर भी सूक्ष्मजीव है, उसके साथ भी तो सूक्ष्मजीव आए हैं, तो वो जो सूक्ष्मजीव है उसको कौन मारता है, HCl मार देता है। उसके बाद अगला है रेनिन। रेनिन जो होता है, रेनिन अपना, तो मानव के शरीर के अंदर दूध का पाचन नहीं होता है, यानी सीधा सीधा दूध का पाचन नहीं होता है। दुग्ध के पाचन के लिए उन्हें दही में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी उनको फाड़ना पड़ता है। तो उसको दूध को फाड़ने के लिए इसमें एक पाए जाते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करते हैं, दूध को, शरीर के अंदर दूध गया, अमाशय में दूध गया, वो दूध को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। इसी के लिए आप देखे होंगे खाना वगैरह के अगर रूप में अगर आप दूध पीते हैं, उसके बाद अगर आप उल्टी करते हैं, या छोटे बच्चों को देखे होंगे अगर आप उल्टी करते हैं तो वो क्या क्या होते रहते हैं, वो मतलब दूध नहीं निकलता है, वो दही निकलता है, लगता है दूध फटा हुआ है। यानी कहने का मतलब पेट के अंदर कौन फाड़ दिया है, रेनिन फाड़ दिया है। उसके बाद प्रोटीन का सीधा पाचन शरीर में नहीं होता है, तो ये जो पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को एक अलग यौगिक में रूपांतरण कर देते हैं, जिस कारण से उनका पाचन हो जाता है। अगला कह रहा है श्वसन एवं निष्कासन में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिएगा, श्वसन की बात किया जाए तो बोलिएगा जितने भी उच्च वर्ग के जीव है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करने की विधि क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। जबकि निष्कासन की बात किया जाए तो उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिसको उत्सर्जन कहते हैं, उसको बाहर निकलने की प्रक्रिया निष्कासन कहलाती है। यानी शरीर से अगर बाहर निकलती तो वो क्या कहलाती है, निष्कासन कहलाती है। अगला है HIV एवं एड्स का पूरा नाम क्या है। तो HIV का अगर कोई पूरा नाम पूछे तो बोलिएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। दूसरा है एड्स का कोई पूछे तो बोलिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्या है, पुष्प में नर युग्मक एवं मादा युग्मक का वर्णन करें। तो बोलिएगा पुष्प पादप का प्रमुख जनन अंग है, जो क्या करता है, बीज के निर्माण तक की प्रक्रिया में मदद करता है। नर युग्मक के अंतर्गत पुंकेसर आते हैं और मादा युग्मक के अंतर्गत क्या आते हैं, स्त्री केसर आते हैं। नर युग्मक की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं आपका पुंकेसर, उसके बाद आते हैं परागकोश और आते हैं परागकण। ये तीन इसके अंग है। इसमें आता है स्त्री केसर, उसके बाद आपका आता है वर्तिका और आपका अगला आता है वर्तिकाग्र। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए जाइलम एवं फ्लोएम की, तो ये आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके बारे में बात किया जाए तो बोलिएगा कि यह एक प्रकार का परिवहन उत्तक है, जो कि पादप में क्या करता है, परिवहन का काम करता है। अर्थात क्या करता है, जाइलम पृथ्वी के नीचे से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है
और फलों एवं पृथ्वी पर बने बनाए भोजन को क्या करता है, पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। उसके बाद क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो कि जंतुओं के रुधिर वाहिनियों में क्या होते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। यानी यह गैसों के परिवहन में, इसके साथ साथ पहला नंबर तो गैस के परिवहन में मदद करता है, पोषक पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद बोला इनके संगठन, तो इसके संगठन में आते हैं, पहला आता है जल, दूसरा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा, ये सब इनके संगठन में आते हैं। उसके बाद क्या है, उत्सर्जन क्या है, इनके अंगों के नाम को लिखे। उत्सर्जन की परिभाषा कोई पूछे तो बोलिएगा शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप अवशिष्ट एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक। इनके अंगों के नाम लिखे तो सबसे पहला इनका अंग होता है त्वचा, जो कि क्या करता है, पसीना का उत्सर्जन करता है, साथ साथ नमक का उत्सर्जन करता है। दूसरा आता है फेफड़ा, किसका उत्सर्जन करता है, बलगम का उत्सर्जन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। उसके बाद आपका अगला आता है यकृत, जो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है और उत्सर्जन करता है। उसके बाद प्रमुख उत्सर्जन अंग में आते हैं वृक्क, जो कि क्या करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले दिन।